सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जिस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एरर करेक्शन कोड्स, एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में पढ़ा, कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड जिसे टर्बो कोड्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सॉर्ट ऑफ 1990s में इसकी डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद इसकी प्रयोग बहुत जगह होती है। इनफैक्ट 3G स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, 4G स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, वाईफाई की बात करूँ, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट की बात करूँ, उसमें भी इसका, और इनफैक्ट डीप स्पेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका प्रयोग होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कोड्स है। इसके बारे में 1990s से काफ़ी रिसर्च हुआ है, इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है, और इसके आगे जाके अब इसकी एक्सटेंशन बेसिकली हम देखेंगे कि हाँ, ये LDPC और जो लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड जिसका 5G में या पोलर कोड्स के 5G में इसका प्रयोग होता है, उसका प्रीकर्सर कैसे था ये कोड्स। ठीक है, तो टर्बो कोड्स की अगर मैं बात करूं, टर्बो कोड्स बेसिक जैसे मैंने बताया 1993 में दो फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्लॉद और एलियन, दोनों फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। उन्होंने एक क्लेम किया कि बेसिकली दे हैव डिस्कवर्ड अ कोड, डिजिटल कोडिंग स्कीम, जो virtually error-free communication at data rates and transit power electron efficiency well beyond the most experts thought possible। तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस समय का। इसमें इन लोगों ने दिखा था कि उन्होंने एक ऐसा कोड का इन्वेंशन किया है जो बेसिकली शैनन्स लिमिट, हम जिसको शैनन्स कैपेसिटी थ्योरम के माध्यम से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उससे काफ़ी क्लोज तक आपको ले जा सकता है विथ लेस कंप्लेक्सिटी एज कंपेयर टू द कन्वोल्यूशनल कोड्स। ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था उस जमाने का। Before turbo codes, even the best codes usually required more than twice the transmitting power than the Shannon's theorem was necessary to reach a certain level of reliability, a huge waste of energy। तो जैसे मैंने बताया, इस कोड के पहले जो भी आप एरर कंट्रोल कोड्स का प्रयोग करते थे, वो बेसिकली कैपेसिटी तक पहुंच भी नहीं पाता था। अगर आपको कैपेसिटी तक पहुंचना भी था, उसकी कंप्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती थी कि उसमें पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाती थी, वो काफ़ी वेस्टेज ऑफ एनर्जी था। They showed it was possible to get within an astonishing 0.5 dB of the Shannon's limit, यानी आप Shannon's limit के काफ़ी क्लोज पहुंच जाओगे। तो एक थ्योरेटिकल लिमिट है जिसके बारे में विस्तार में पहले पढ़ा है, वो एक थ्योरेटिकल लिमिट है जिसके बियॉन्ड आप विदाउट एरर ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने दिखाया था कि हम इस कोड की मदद से, टर्बो कोड्स की मदद से, हम Shannon's लिमिट के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और विद अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, जैसे मैंने यहां पर भी मेंशन किया है। They represent a class of code that can work very close to the channel capacity। जैसे मैंने बताया, ये क्लास ऑफ कोड्स को रिप्रेजेंट करता है जो चैनल कैपेसिटी के काफी करीब पहुंचता है। And another major impact of the turbo codes has been to make researchers realize that other capacity achieving codes existed। जैसे मैंने बताया, ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था उस जमाने का, और ये भी प्रोत्साहन दिया बाद में रिसर्चर्स को, और ये बताया उसके पहले लगता था रिसर्चर्स को कि ऐसा कोई कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो Shannon's लिमिट तक हमें परफॉर्मेंस दे सके। तो इस कोड की मदद से रिसर्चर्स को ये पता चला कि और भी कोड्स एग्जिस्ट होते हैं जो Shannon's लिमिट तक हमें पहुंचा सकते हैं, और उसकी वजह से हमने मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ LDPC कोड, लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स या पोलर कोड्स देखा, जो बेसिकली वो भी कैपेसिटी अचीविंग कोड्स हैं। तो इन जनरल टर्बो कोडिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग 2 रिकर्सिव कन्वोल्यूशनल इनकोडर्स। तो जैसे हमने कन्वोल्यूशनल इनकोडर के बारे में पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था, तो टर्बो कोड में भी 2 रिकर्सिव इन द सेंस ऑफ इटरेटिव कन्वोल्यूशनल कोड्स का और डिकोडर्स का प्रयोग होता है। द इनपुट स्ट्रीम इज ट्रांसमिटेड टू द फर्स्ट इनकोडर एंड द सिग्नल फ्रॉम द रिलीज इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड इनकोडर। जैसे हमने देखा कि इसमें 2 इनकोडर का प्रयोग होता है। पहले इनपुट फर्स्ट इनकोडर के पास जाता है, और पहले इनकोडर का इनपुट सेकेंड इनकोडर के पास भी जा सकता है। ये सीरियल में होता है, पैरेलल में भी इसका हम देखेंगे फॉर्मेशन किस तरह से होता है आगे जाके। रिसीवर में 2 डिकोडर का प्रयोग होता है जो इटरेटिवली बेसिकली इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इटरेटिवली इसको डिकोड करने का प्रयत्न करते हैं बाय एक्सचेंजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन या लॉग लाइक्लीहुड रेशियो। यानी एक डिकोडर दूसरे डिकोडर से सॉर्ट ऑफ बात करता रहता है, और उस दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी वजह से इटरेटिव प्रोसेस की वजह से आप जो डिकोडिंग की
कंप्लेक्सिटी वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, ठीक है। टर्बो कोड सॉल्व द कंप्लेक्सिटी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सेम साइनेंस कैपेसिटी अचीव करनी है सिंगल इनकोडर और डिकोडर के साथ, ये पॉसिबल नहीं था, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था, काफ़ी वेस्टेज ऑफ एनर्जी था। टर्बो कोड्स ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया क्योंकि उसने कंप्लेक्सिटी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उसने 2 इनकोडर का प्रयोग किया ट्रांसमीटर में और 2 डिकोडर का प्रयोग किया रिसीवर पे। ये 2 डिकोडर आपस में बातचीत करके प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करके कंप्लेक्सिटी को काफ़ी रिड्यूस कर लेते थे और परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ले आते थे। तो ये चीज़ मैंने आगे जाके भी मेंशन किया है। तो टर्बो कोड्स को समझने के पहले हम सिंपली कॉन्कैटिनेटेड कोड्स को समझने का प्रयत्न करते हैं। कॉन्कैटिनेशन अगर आपको ज्ञात होगा, कॉन्कैटिनेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि आप बेसिकली 2 इनकोडर्स का प्रयोग कर रहे हैं और एक इनकोडर का इनपुट दूसरे इनकोडर पे जा रहा है। तो मैं 2 एग्जांपल देता हूं, एक सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड का और एक पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड का। तो सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड में आप देखोगे तो एक आउटपुट इनकोडर है, आउटर इनकोडर है, फिर एक इंटरलीवर है, फिर एक इनर इनकोडर है। तो इंटरलीवर का बेसिकली इंटरलीवर का प्रयोग बेसिकली आप रैंडमनेस जनरेट करने का होता है ट्रांसमिशन में। इंटरलीवर के बारे में हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड है जहां पर एक आउटर इनकोडर है और इनर इनकोडर है और आउटर इनकोडर का इनपुट इंटरलीवर के बाद इनर इनकोडर में जाता है। सिमिलरली रिसीवर में एक इनर डिकोडर है और एक आउटर डिकोडर है। अगर मैं पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड की बात करूं तो उसमें भी 2 इनकोडर्स है, लेकिन ये पैरेलली है और सेम इनपुट दोनों इनकोडर में जाता है। हम आगे जाके देखेंगे सेम इनपुट के बीच में हम एक इंटरलीवर भी लगाएंगे। यहां पर इंटरलीवर भी लगाएंगे हम यहां पर। तो एक M जो है इनकोडर 1 में जाएगा और इंटरलीव फॉर्म ऑफ M इनकोडर 2 में जाएगा। तो ये पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड है और ये सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड है ये बेसिकली। तो कॉन्कैटिनेटेड कोड्स बेसिकली से हमारा परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ जाती है। और जैसे सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड की बात करो तो इनर कोड जो रहता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है एज कम्पेयर टू आउटर कोड। तो इनर कोड की मदद से आप काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस कर सकते हैं और जो बची कुची प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो आउटर कोड की मदद से और कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कॉन्कैटिनेटेड कोड जो है वो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है एज कम्पेयर टू सिंगल कोड विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं टर्बो कोड्स क्या होते हैं। तो टर्बो कोड्स में बेसिकली पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग होता है। टर्बो कोड्स में पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग होता है क्योंकि पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग करता है, इसलिए इसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड से काफी ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि सेम मैसेज सीक्वेंस आप दोनों इनकोडर में भेज रहे हो। अलबिट पहले इनकोडर में सेम जा रहा है और सेकेंड इनकोडर में इंटरलीव वर्जन ऑफ द मैसेज सीक्वेंस जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि टर्बो कोड्स एम्प्लॉयज 2 इनकोडर्स वर्किंग इन पैरेलल। तो इसमें 2 इनकोडर का प्रयोग होता है जो पैरेलली काम करते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड की तरह काम करते हैं। Turbo codes can be thought of as a refinement of the concatenated encoding structure plus an iterative algorithm। तो ये पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड का कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑन टॉप ऑफ इट हम एक इटरेटिव एल्गोरिथम का भी प्रयोग करते हैं डिकोडर में ताकि आपके डिकोडिंग के परफॉर्मेंस में और वृद्धि आ जाए। तो अगर सिंपली समझाने का प्रयत्न करूं तो टर्बो कोड्स बेसिकली ये करता है, आपकी जो मैसेज सीक्वेंस आ रही है उसे 3 भागों में डिवाइड करता है। तो पहली जो कॉपी होती है मैसेज सीक्वेंस की वो पहले इनकोडर में जाती है, ठीक है, और जो सेकंड मैसेज जो सेम मैसेज जो सीक्वेंस है उसकी सेकंड कॉपी जो होती है वो उसकी इंटरलीव वर्जन जो होती है, जो रैंडमनेस जो जनरेट करती है और परम्यूटेशन जनरेट करती है, वो सेकंड इनकोडर में जाती है और थर्ड कॉपी जो होती है वो एज इट इज आउटपुट में जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट कॉपी है, जैसे मैंने बताया कोई भी मैसेज सीक्वेंस आपकी आ रही है तो फर्स्ट कॉपी है वो फर्स्ट इनकोडर में जाएगी, वन ऑफ द इनकोडर्स, जहां पर कन्वोल्यूशनल कोड की मदद से आप पैरिटी बिट जनरेट करते हो, ठीक है। सेकेंड कॉपी जो होती है वो स्क्रैम्बलिंग या इंटरलीविंग या परम्यूटेशन के बाद सेकेंड इनकोडर में जाएगी विच ऑल्सो कंटेन्स द कन्वोल्यूशनल कोड और उसकी वजह से फिर से आप कुछ पैरिटी बिट जनरेट करते हैं।
सो रीऑर्डरिंग बिट्स हैव अ गुड डिस्टेंस प्रॉपर्टी। सो इंटरलीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है जो आपके रैंडमनेस जनरेट करता है। और जैसे हमने देखा है कि शैनन्स कैपेसिटी थ्योरम में भी शैनन्स कैपेसिटी जितना ज़्यादा आपके कोड में रैंडमनेस होगी उतनी आपकी कोड की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जितनी आपकी रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, डिस्टेंस जो होगी कोड की हैमिंग डिस्टेंस वो ज़्यादा होगी, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब उसके बाद जो थर्ड कॉपी होती है वो एज इट इज आउटपुट में आ जाती है। ठीक है, तो दो पैरिटी बिट्स आपके जनरेट हो रही है, इनकोडर 1 के आउटपुट से, इनकोडर 2 के आउटपुट से, और जो थर्ड जो होती है मैसेज बिट एज इट इज आउटपुट में आ जाती है, इसलिए ये सिस्टमैटिक टर्बो कोड है। तो जैसे मैंने बताया जो मैसेज बिट है 3 कॉपी जनरेट हो रही है, फर्स्ट, ये थर्ड कॉपी में बोलूंगा इसको, ये फर्स्ट कॉपी है और ये सेकंड कॉपी यहां पर लिखता हूं मैं ताकि इंटरलीवर के पहले वाली सेकंड कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी पहले इनकोडर में जा रही है जो एक कन्वोल्यूशन इनकोडर है जैसे मैंने पहले बताया था। सेकंड कॉपी इंटरलीवर के बाद, इंटरलीवर का जॉब जैसे मैंने बताया रैंडमनेस जनरेट करता है, परम्यूटेशन करता है, मैसेज बिट्स को रैंडमली बेसिकली ये करता है, इंडेक्सेस चेंज करता है, मैं आगे जाके समझाऊंगा इसके बारे में। और जो थर्ड कॉपी एज इट इज मैसेज वाली वो इसमें आया तो आपकी जो आउटपुट होती है x1 और x2 जो है वो पैरिटी बिट्स है जो इनकोडर 1 और इनकोडर 2 से जनरेट हुई है, और मैसेज बिट जो एज इट इज आउटपुट में आ जाती है। तो ये जो कोड रेट आप देखोगे इस कोड रेट क्वाइट ऑब्वियस 1/3 है। एक मैसेज बिट में आप 3 आउटपुट्स भेज रहे हो। पहला जो बिट है वो मैसेज बिट एज इट इज है, x1 जो है वो इनकोडर 1 का आउटपुट है, पैरिटी बिट है, और x2 जो है इनकोडर 2 का आउटपुट है, वो भी पैरिटी बिट है। तो ये 1/3 कन्वोल्यूशनल इनकोडर है। तो अगर मैं इंटरलीवर डी इंटरलीवर की बात करूं तो इंटरलीवर डी इंटरलीवर के बारे में जैसे मैंने बताया काफ़ी सिंपली हम समझा सकते हैं इसको, इसके माध्यम से समझिए। आपकी इनपुट स्ट्रिंग्स इस तरह से आ रही हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 16 तक जा रही है, समझिए x16 तक जा रही है। तो हम इसको पहले आप रो फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इनपुट बेसिकली है हम उसको इनपुट इंटरलीवर इस तरह से लिख सकेगा उसको, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16। तो ये आपके इनपुट आ रही है, इनपुट बिट्स आ रही है, और ये इंटरलीवर है, समझिए ये आपकी ये बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इसको लिख देगा। और जब इंटरलीवर का जो आउटपुट होगा ना वो उसे कॉलम वाइज रीड करेगा। तो हमने लिखा इसे रोज वाइज और ये रीड करेगा इसे कॉलम वाइज। तो मैं अगर इसका आउटपुट लिखूं इंटरलीवर का, अगर मैंने इसका आउटपुट लिखा इंटरलीवर का तो बेसिकली वो इसे इस फॉर्म में रीड करेगा, x1, x5, x9, x13, फिर x2, x6, x10, x14, x3 ब्ला 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 x16 तक। तो बेसिकली हमने भेजा इसे रो वाइज, हमने मीटर और भले हमने सीक्वेंसली इस तरह से भेजा, तो इंटरलीवर का आउटपुट होगा वो इस फॉर्म में इसे लिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इंटरलीवर से आपने क्या कर दिया, सॉर्ट ऑफ रैंडमनेस ले आया अपने कोड में, और जो डी इंटरलीवर है इसे वापस से इसे इस फॉर्म में लिख देगा। जो डी इंटरलीवर है इसे वापस से इसे इस फॉर्म में लिख देगा। जो आफ्टर डी इंटरलीवर के बाद तो ट्रांसमिटिंग डेटा आपका इंटरलीवर ट्रांसमिट डेटा इस फॉर्म में हो गया है, तो फिर डी इंटरलीविंग के बाद आपका ये फॉर्म में आ जाएगा। वापस से इसी फॉर्म में आ जाएगा, और x2, x3, x4, फिर इसको रीड करेगा आउटपुट डेटा में, सिमिलरली इसको रीड कर लेगा। सॉरी, ये 13 होना चाहिए था, x15, x16। तो इसको जब रीड करेगा आउटपुट में तो सिंपली इसको रीड करेगा x1, x2, x3, x4,
X5 X16, तो ये डी इंटरलीवर का आउटपुट है। तो डी इंटरलीवर आपने देखा कि इंटरलीवर और डी इंटरलीवर बेसिकली एक रैंडमनेस जनरेट करता है कोड में। तो बेसिकली हमने बहुत सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि अगर आपके इनपुट सीक्वेंस इस सीरियली सीक्वेंस में आ रही है X1 X2 X16 तक, अगर मैंने एज्यूम किया है ब्लॉक साइज n इक्वल टू 16 है, तो जो आप इसको पहले रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखोगे, जब लिखते समय आप रोज वाइज लिखोगे, अब आउटपुट देते समय आप कॉलम वाइज आउटपुट दोगे। आपने ये भेज दिया रिसीवर पे, फिर वापस से इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेगा X1 X2 X3 X4, और जब रीड करेगा इसको तो रीड करेगा इसको इस फॉर्म में, रो वाइज रीड करेगा इसको। यहां पर जहां पर इसने कॉलम वाइज रीड किया था, यहां पर ये रो वाइज रीड करेगा डी इंटरलीवर, ताकि आपके इनपुट को आउटपुट से मैच कर लिया जाए। तो इससे इसका करने का तात्पर्य क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि इससे करने से बेनिफिट क्या होगा। तो बेसिकली इसका मेन बेनिफिट ये होता है, पहला बेनिफिट ये होता है कि आप रैंडमनेस ला रहे हैं कोड में, तो कि आप जो सीरियल जो स्ट्रीम है उससे आप पैरेलल सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम्स में ब्रेक कर दे रहे हैं। इसकी वजह से आपके कोड में एक रैंडमनेस आ जा रही है, इससे आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ सकती है। सेकंड, इससे आप बर्स्ट एरर भी अवॉइड कर सकते हैं। बर्स्ट एरर इन द सेंस, अगर कोई एरर कंटिन्यूसली कुछ बिट्स में हो रही है, समझिए ये चारों बिट्स में कुछ एरर्स हो गई थी, समझिए ये चारों ये बिट्स X3 X4 X5 X6 में कुछ एरर हो गई थी, तो जब मैंने रीड कर रहा हूं तो आप देखोगे अगर एज इट इज में डेटा भेज रहा है तो चारों बिट्स आपकी लॉस्ट हो सकती थी, क्योंकि ये बर्स्ट एरर है, आप डीप फेड में है। तो X3 X4 X5 X6 अगर आपके एरर करेक्शन कैपेबिलिटी सिर्फ 1 बिट की या 2 बिट की है, आप चारों बिट रिकवर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने इंटरलीविंग डी इंटरलीविंग के प्रयोग से ये जो एरर से इससे स्प्रेड कर दिया है, तो इससे जो मेरी एरर्स आ रही है, एक यहाँ पर आएगी और एक अगर आप देखोगे एक एरर यहाँ पर आएगी, सॉरी X3, अगर मैं यहाँ एक एरर यहाँ पर आ रही है, एक एरर यहाँ पर आ रही, तो इसको मैंने एरर्स है उसे बेसिकली स्प्रेड कर दिया है, तो कि इस पर डिकोडिंग में आप आराम से इसे डिकोड कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस है इंटरलीवर डी इंटरलीविंग करने का। पहला, आपके रैंडमनेस हो रही है कोड में। सेकंड, आप बर्स्ट एरर्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मैं देखूंगा तो इसमें मैंने सिंपल बताया है, समझिए ब्लॉक ऑफ n, a block of n input bits is written into interleaver in order of which bits are received। जैसे बिट्स इस फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, और फिर इसमें तो रैंडमली मैंने किया, पिछले केस में सॉर्ट ऑफ 4x4 का लिया, तो इसमें हमने रैंडमली इंटरलीव किया। जैसे X1 जो है आपकी इनपुट बिट X1 है, मैं उसे रैंडमली यहां पर भेजूंगा, फिर X2 जो है मैं इसे रैंडमली किसी और सीक्वेंस से भेज दूंगा, X2 को यहां भेज दूंगा। तो रैंडमली मैंने इनके लोकेशंस को चेंज कर दिया है, इससे आपके कोड में रैंडमनेस आ गई है, और ये बर्स्ट एरर्स में भी आपकी मदद करता है। तो बेसिकली एक सीरियल सीक्वेंस को सॉर्ट ऑफ रैंडमली हमने परम्यूटेशन की मदद से, इंटरलीविंग की मदद से पैरेलली आपने ब्रेक कर दिया है। तो बेसिकली इसकी वजह से आपकी, और जब अब रीड करोगे आपको पता है रैंडम सीक्वेंस किस तरह की होती है, आपको एक सूडो रैंडम सीक्वेंस है, या तो आप बेसिकली आप इसको एक रिसीवर पे वापस से इसी फॉर्म में आप इसे रीड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये बेसिकली जो कन्वोल्यूशन एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर आप मैसेज बिट एज इट इज निकाल रहे हो, ये पहली पैरिटी बिट है, ये सेकंड पैरिटी बिट है, ये मैसेज बिट है, ये फर्स्ट पैरिटी बिट है, ये सेकंड पैरिटी बिट है, और ये इंटरलीवर है सेकंड इनकोडर में। जैसे सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर, ये वाला पार्ट जो है सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर है, ये में इंटरलीवर के बाद मैसेज बिट जा रही है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इनकोडर है, और ये सीके जो है मैसेज बिट एज इट इज जा रहा है। तो ये जो मैंने पहला कंस्टिट्यूएंट इनकोडर जो है वो एक सिंपल कन्वोल्यूशनल कोड है, सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर है वो भी एक कन्वोल्यूशनल कोड है। तो ये दोनों पैरिटी जनरेट कर रही है और मैसेज बिट एज इट इज आउटपुट पे आपकी जा रही है। तो ये भी एक 1/3 टर्बो कोड है। तो ये जस्ट एक सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है कन्वोल्यूशनल इनकोडर का, जो जिसको हमने पहले भी देख चुके। सो अब हम
टर्बो डिकोडर के बारे में बात करेंगे तो जैसे हमने बताया कि टर्बो डिकोडर में दो डिकोडर्स का प्रयोग होता है जो आपस में बातचीत करके और लॉग लाइक्लीहुड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके बिट डिसीजंस प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि दोनों रिकर्सिव कन्वोल्यूशन डिकोडर्स है। रिकर्सिव से मेरा तात्पर्य ये है कि एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे पे जाती है, दूसरी की इन्फॉर्मेशन वापस पहले में जाती है और इटरेटिवली ये फॉलो होते रहता है तब तक जब तक आप एक करेक्ट बिट डिसीजन पे ना पहुंच पाए। तो बेसिकली और इसमें जैसे हार्ड डिसीजन का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें सॉफ्ट डिसीजन का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। सॉफ्ट डिसीजन से मेरा तात्पर्य यह है कि आप सॉर्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 1 और जीरोस आप एक इंटरमीडिएट वैल्यूज भेजते हो। तो जैसे अगर मैं जीरोस और 1 को कुछ एनालॉग फॉर्म में डिवाइड कर दूं, जीरो का अगर मैं लिखूं कि ये बेसिकली इसकी वैल्यू 0 0 0 है और 1 की वैल्यू 1 1 1 है, तो इसके मिडिल की वैल्यू भी आप भेज सकते हो। यानी आप ये बता सकते हो डिकोडर, एक डिकोडर दूसरे डिकोडर की ये बता सकता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस तो है कि ये 1 है लेकिन 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये 1 है। मुझे लाइक 80% कॉन्फिडेंस है या 70% कॉन्फिडेंस है कि ये 1। सिमिलरली जीरो के माध्यम से जीरो में भी ये बता सकते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस तो है कि ये 0 है बट 100% कॉन्फिडेंस नहीं है ये 0 है। हमें 80% कॉन्फिडेंस है या 70% कॉन्फिडेंस है कि ये 0 है। तो इस तरह से हम इस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है डिकोडर्स के बीच में, उससे हम बेसिकली एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो ये सिंगल डिकोडर के आउटपुट से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि म्यूचुअली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होता है दोनों डिकोडर्स के बीच में। इससे आपके बेसिकली इटरेटिवली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे जैसे आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाते हैं उसके आप परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका ड्रॉबैक यही है कि जितने ज़्यादा आप इटरेशंस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी डिकोडिंग डिले उतनी बढ़ जाएगी और आपकी डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ है टर्बो डिकोडिंग में कि अगर आप नंबर ऑफ इटरेशंस जैसे आप एक डिकोडर का आउटपुट दूसरे में भेज रहे हो, दूसरे आउटपुट वापस से पहले वाले में भेज रहे हो, जितने सारे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाओगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगी, उसकी वजह से आपके डिकोडिंग डिले में काफ़ी वृद्धि आ जाएगी। तो ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली इटरेटिव प्रोसेस के माध्यम से आप डिकोडिंग करते हो कन्वोल्यूशन एनकोडर में और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस टिपिकली 4 to 10 बोथ डिकोडर्स बिगेन टू एग्री ऑन ऑल बिट्स। 4 या 10 इटरेशंस के माध्यम डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनपुट सीक्वेंस, डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिकोडर, आप 4 से 10 इटरेशंस के बाद आप दोनों डिकोडर्स आपसी सहमत से डिसाइड करते हैं कि बिट जो आपको मिला है, मैसेज बिट जो आपने ट्रांसमिट किया था वो 0 है या 1 है। तो सिंपली एक पिक्टोरियल दिखाना चाहूँगा डिकोड का, टर्बो डिकोडर का। तो ये मैसेज बिट आया है और उसके साथ पैरिटी बिट x1, ये मैसेज बिट है, उसकी पैरिटी बिट है x2। तो हमने ये भी सेम 1,3 कोड है। तो ये पहला मैसेज बिट है, ये पैरिटी बिट है, ये पहला मैसेज, सेकंड पैरिटी बिट है। डिकोडर में हम एज इट इज़ भेज रहे हैं क्योंकि डिकोडर में हमने, अगर आपको याद होगा ट्रांसमीटर में भी डिकोडर मैसेज बिट एज इट इज़ गया था, तो पैरिटी बिट और मैसेज बिट ऐसे जा रहा है। और इंटरलीवर के बाद डिकोडर 2 में हम सेम मैसेज बिट भेज रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा इनकोडर 2 में भी इंटरलीवर के बाद मैसेज बिट गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन हम डिकोडर 2 में भेज रहे हैं और डिकोडर 2 का फिर से इटरेटिवली जो आउटपुट आ रहा है वो डिकोडर 1 में भेज रहे हैं डी इंटरलीवर के बाद। तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जहाँ इंटरलीवर, जहाँ डिकोडर 1 और डिकोडर 2 आपस में बातचीत करते हैं और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो लॉग लाइक्लीहुड रेशियो के माध्यम से जाती है, प्रोबेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जाती है। ये आपको बताती है कितना कॉन्फिडेंस है डिकोडर 1 को या डिकोडर 2 को कि ये 1 है या 0 है। कुछ इटरेशंस के बाद दोनों बेसिकली आपसी सहमत से, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि बेसिकली जब कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि ये 1 है या 0 है, तब ये आउटपुट आप जनरेट करते हो मैसेज 1 और मैसेज 2 के माध्यम से। तो एक सॉर्ट ऑफ इटरेटिव प्रोसेस है जिससे आपकी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में, परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो सेम चीज़ मैंने इसमें दिखाने किया कि आपकी पहली पैरिटी बिट है y1, ये आपकी दूसरी पैरिटी बिट है y2 और ये आपकी मैसेज सीक्वेंस है m1। तो पहली पैरिटी बिट कन्वोल्यूशन डिकोडर 1 में जा रही है, दूसरी पैरिटी बिट कन्वोल्यूशन डिकोडर 2 में जा रही है और मैसेज बिट एज इट इज डिकोडर 1 में जा रही है और उसका इंटरलीव वर्जन डिकोडर 2 में जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है नोट करने के लिए क्योंकि हमने इनकोडिंग में भी टर्बो इनकोडिंग में भी जो पहला मैसेज बिट है वो एज इट इज इनकोडर 1 के पास गया था
और उसी का इंटरलीड वर्जन इनकोडर 2 के पास गया था। सिमिलरली हम जो मैसेज बिट, पहली बिट जो आ रही है मैसेज बिट रिसीवर पे, वो एज इट इज इनकोडर 1 के डिकोडर 1 के पास भेज रहे हैं और उसका इंटरलीड वर्जन डिकोडर 2 के पास भेज रहे हैं। तो डिकोडर 2 कुछ आउटपुट निकालता है, वो डी इंटरलीव होकर वापस से कन्वोल्यूशन डिकोडर 1 के पास जाता है। सिमिलरली कन्वोल्यूशन डिकोडर 1 का जो आउटपुट है वो इंटरलीव होकर वापस से कन्वोल्यूशन डिकोडर 2 के पास जाता है। तो ये इटरेटिव प्रोसेस काफ़ी देर तक चलता रहता है। उसके बाद एक कंसाइज डिसीजन निकलता है डिकोडर 2 से और उसे डी इंटरलीविंग करके बाद आप डिकोडर डेटा, जो हार्ड डिसीजन डिकोडर डेटा है 1 या 0, आप आउटपुट में निकालते हैं। तो जैसे मैं पहले बताया, ये जो इटरेटिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इटरेटिव एक्सचेंज ऑफ लाइक्लीहुड रेशियोज है 1 और 0 का, ये कितनी देर तक चलेगा, कितने इटरेशंस होंगे, वो डिपेंड करता है आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और आपकी कोड की कितनी कम्प्लेक्सिटी चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ा दोगे तो आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में भी वृद्धि आ जाएगी। तो ये इटरेटिव प्रोसेस जो है ये बेसिकली हार्ट ऑफ द कन्वोल्यूशनल डिकोडर है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है टर्बो कोड्स के काफ़ी। जैसे मैंने टर्बो कोड्स एक अनोखा कोड्स है जो 1990s में आया था, जो बेसिकली शैनन्स कैपेसिटी के काफ़ी नज़दीक दिखा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक पहुंचा है ये, और इसकी जो एरर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये इटरेटिव प्रोसेस है, तो इसमें नॉन फिक्स डिले, अगर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चाहिए तो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ानी होगी, इससे आपकी डिकोडिंग डिले में काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो रियल टाइम वीडियो कम्युनिकेशन, जो एक बेसिकली आप अगर रियल टाइम मैच देख रहे हो, रियल टाइम वीडियो कॉल कर रहे हो, अगर डिकोडिंग डिले काफ़ी बढ़ जाएगी तो आपकी बेसिकली आपकी जो रिसीवर में भी डिले बढ़ जाएगी, उसके वजह से आपकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन काफ़ी हैम्पर हो सकता है। तो लार्ज डिकोडिंग डिले, जैसे मैंने बताया, इटरेशन की वजह से इसमें काफ़ी डिकोडिंग डिले बढ़ सकता है। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड व्हेन रिक्वायरमेंट इज वेरी लो BER। अगर आपको काफ़ी लो BER चाहिए तो इसमें सॉर्ट ऑफ एक एरर फ्लोर आ जाता है, और एक एरर फ्लोर की वजह से आप इसके परफॉर्मेंस में और ज़्यादा वृद्धि नहीं ला सकते हो। In fact, the decoding delay, the time it takes to decode the data is a major drawback of the turbo codes. तो डिकोडिंग डिले जो टाइम इसको लगता है आउटपुट लाने में इटरेटिव प्रोसेस के बाद, वो एक मेजर ड्रॉबैक है। और फॉर रियल टाइम, स्पेसिफिकली फॉर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन और वीडियो कम्युनिकेशन, जिसको इंस्टेंट डेटा रेट प्रोसेसिंग चाहिए, और लाइक हार्ड डिस्क ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, उसमें इसका प्रयोग जनरली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको रियलिस्टिक डेटा ट्रांसमिशन चाहिए। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में अगर बात करूँ, हार्ड डिस्क स्टोरेज की बात करूँ, इसमें का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन काफ़ी जहाँ डिकोडिंग डिले एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, जैसे डीप स्पेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें, और खासकर 3G 4G सिस्टम्स की अगर बात करें, वाईफाई सिस्टम्स की बात करें, जहाँ डिकोडिंग डिले इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, उसमें इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। इनफैक्ट डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट और डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट में भी काफ़ी इसका प्रयोग हुआ है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ये अनकोडेड परफॉर्मेंस है। अनकोडेड आप देखोगे काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं जैसे ही टर्बो कोड्स का प्रयोग करूंगा और जैसे मैंने इटरेशंस बढ़ा, इटरेशंस 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे 18 पे गया, तो आप देखोगे काफ़ी हद तक इस शैनन्स कैपेसिटी के नज़दीक पहुंचा जा रहा है। तो बेसिकली आपकी कर्व लेफ्ट की तरफ मूव करते जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ रही है जैसे आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ा रहे हो। तो जैसे मैं बताया, इसमें एक कैच है, क्योंकि आप जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाओगे, आपकी डिकोडिंग डिले बढ़ जाएगी, आपकी डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ है। अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ानी पड़ेगी। इन नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाने के साथ साथ आपकी डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी और बेसिकली आपकी डिकोडिंग डिले भी बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं LTE टर्बो को तो अगर मैं 3 इसमें सेम भी आपको दिख रहा है कि जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस में बढ़ा रहा हूँ तो आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ रही है। और ये नंबर ऑफ सब कैरियर के साथ इसको प्लॉट किया गया है। तो आप देखोगे कि जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, और काफ़ी ब्लॉक साइज में भी आपकी, अगर आप जैसे जैसे ब्लॉक साइज बढ़ा रहे हो जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाओगे या ब्लॉक साइज बढ़ाओगे तो बेसिकली आपकी कम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसके साथ बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ संक्षेप में हमने टर्बो कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि टर्बो कोड्स कन्वेंशनल कोड्स या पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स या सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स से काफ़ी भिन्न है। इसमें बेसिकली इंटरलीवर का प्रयोग किया जाता है। इंटरलीवर की मदद से आप बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रैंडमनेस जनरेट कर रहे हैं कोड में। इससे आपकी जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी वृद्धि आ जाती है और आपकी कोड काफ़ी पावरफुल बन जाती है।
इसके अलावा रिसीवर पे आप इटरेटिव प्रोसेस का प्रयोग करते हो। इटरेटिव प्रोसेस की वजह से जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं दोनों डिकोडर के बीच में, तो दोनों डिकोडर प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन या लॉग लाइक्लीहुड इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ जाती है रिसीवर पे। और इसकी वजह से आप देखोगे जैसे आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाने के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। बट इसका मेजर ड्रॉबैक यही है, जैसे आप नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाओगे, आपके डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी और डिकोडिंग डिले में भी काफ़ी वृद्धि आ जाती है। इसकी वजह से इसकी रियल टाइम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में इसकी जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी लिमिट हो जाती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।